नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती कुमार, सहायक प्राध्यापक शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय से हूँ। आप सभी बीकॉम तृतीय सेमेस्टर के पर्यावरण अध्ययन से संबंधित छात्रों का मैं इस सत्र में स्वागत करती हूँ। आज जो विषय आधार पाठ्यक्रम के पर्यावरण अध्ययन से मैंने लिया है, उसका शीर्षक है पर्यावरण प्रदूषण। यह आपके पाठ्यक्रम की इकाई द्वितीय से लिया गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस लेक्चर के पश्चात आप बहुत सारी पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्रों, इसके पूर्व आपने प्राकृतिक आपदा पर व्याख्यान सुना, जो बहुत ही विस्तृत स्तर से सर ने आपको समझाया। कभी आपने यह विचार किया है कि वर्तमान समय में प्राकृतिक आपदा कुछ ज्यादा ही हो रही है? यदि आप विचार करें तो मैं एक आभासी दुनिया में सबसे पहले आपको ले जाना चाहूंगी कि आप कल्पना करें कि आज से 10 वर्ष पूर्व या 1 दशक पूर्व प्रकृति बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। बहुत सी तरह तरह की चिड़ियाएं, झरने, नदी, तालाब, ग्लेशियर्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़, विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु, पेड़ पौधे सामान्य तौर पर हमें बहुत अधिक दिखाई देते थे। परंतु यदि हम वर्तमान परिस्थिति में उनका अध्ययन करें या उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि ऐसे बहुत से जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं जो कि विलुप्त हो गए हैं। इनका कारण मुख्यतः पर्यावरण प्रदूषण ही है। तो छात्रों, आइए हम अपने विषय का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इस लेक्चर के द्वारा सीख सकेंगे कि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण का पर्यावरण, मानव, जीव जंतु पर क्या प्रभाव होता है, प्रदूषण से होने वाले विभिन्न रोग क्या हैं। तो छात्रों, इस चित्र से आप कल्पना कीजिए कि जो प्रथम चित्र है वह कितना सुंदर नजर आ रहा है, जिसमें आपको ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, झरना दिख रहा है, नदी दिख रही है, पक्षी दिख रहे हैं, जीव जंतु दिख रहे हैं, छोटे बड़े पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं। दूसरे चित्र में आप देखिए तो आपको दिखाई देगा कि जल भी है, जमीन भी है, पेड़ पौधे भी हैं, परंतु यहाँ जीव जंतु बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ अपशिष्ट पदार्थ आपको दिख रहे हैं, जैसे कंप्यूटर, टैबलेट्स और बहुत से ऐसे अपशिष्ट जो नॉन डिग्रेडेबल हैं या जिन्हें पृथ्वी से बहुत आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। तो छात्रों, ये दोनों चित्र यह बताते हैं कि दूसरे चित्र में जो परिवर्तन है, इसका मुख्य कारण प्रदूषण ही है। तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्रदूषण क्या है। तो छात्रों, प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं, एवं प्रदूषण उत्पन्न करने वाले प्रदूषक पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। पर्यावरण के किसी भी तत्व में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। यहाँ मुख्य रूप से 2 शब्द पर आपको ध्यान देना है: दूषक पदार्थ एवं अवांछनीय परिवर्तन। छात्रों, यह सर्वविदित है कि हमने अपनी प्रकृति को स्वयं ही बर्बाद करने की ओर अग्रसर किया है। इसलिए प्रदूषण एक मानव निर्मित कार्य है और जिसका बहुत विकराल रूप आने वाले कुछ समय में हमें देखने को मिलेगा। दूषक पदार्थ विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जो वायु में उपस्थित होते हैं, जो जल में उपस्थित होते हैं, विभिन्न प्रकार के वातावरण में ये अलग अलग प्रकारों से पाए जाते हैं। एनवायरनमेंट में जो अवांछित परिवर्तन से तात्पर्य है कि वे परिवर्तन
जो प्रकृति के इकोलॉजिकल बैलेंस को असंतुलित करते हैं, वे अवांछनीय तत्व होते हैं। इसके पश्चात विज्ञान के इस युग में मानव को जहां कुछ वरदान मिले हैं, वहां कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश मानव जाति एवं जीव जंतु मजबूर हैं। इससे तात्पर्य है कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न रिसर्च के द्वारा नई नई खोज कर रहा है, परंतु दूसरी ओर हम यह भूल रहे हैं कि प्रकृति ने जो प्राकृतिक रूप से बैलेंस बनाया है या संतुलन बनाया है, उसमें हम विकृति उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि विज्ञान एक तरफ वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है। प्रदूषण का अर्थ है कि प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य मिलना, न शांत वातावरण मिलना। ओडम एक बहुत प्रख्यात पारिस्थितिक विज्ञानी हैं, या इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी या पारिस्थितिक विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। ओडम ने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बहुत अध्ययन किया और उन्होंने प्रदूषण से संबंधित एक परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने बताया कि वातावरण के अथवा जीव मंडल के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों के ऊपर जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उसे प्रदूषण कहते हैं। हमारे पर्यावरण की प्राकृतिक संरचना एवं संतुलन में उत्पन्न अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कह सकते हैं। यहाँ दूसरी बार मैंने यह अवांछनीय परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया है, तो छात्रों यह आवश्यक है कि हम ये जाने कि यह अवांछनीय, जिसकी आवश्यकता नहीं है, वह परिवर्तन क्या है जो हमारे प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रदूषण के बारे में विस्तृत जानकारी के पूर्व हम प्रदूषण के प्रकार जानेंगे। इसे हम दो वर्गों में विभाजित करके जानेंगे, एक प्रदूषण के मुख्य प्रकार या प्रमुख प्रकार एवं दूसरे प्रदूषण के अन्य प्रकार। तो छात्रों, यहाँ मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि जो प्रमुख प्रकार हैं, ये आपके पाठ्यक्रम में संबंधित हैं, परंतु जो अन्य प्रकार के प्रदूषण हैं, जिनका बहुत विकराल रूप वर्तमान परिस्थिति में हो रहा है, इसकी जानकारी भी आपको रखना अति आवश्यक है। तो आइए हम सबसे पहले प्रमुख प्रकार के प्रदूषण के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला प्रकार है वायु प्रदूषण, जिसे एयर पोल्यूशन कहा जाता है। दूसरा प्रदूषण जल प्रदूषण है, जिसे वाटर पोल्यूशन भी कहा जाता है। तीसरा प्रकार ध्वनि प्रदूषण, जिसे नॉइज या साउंड पोल्यूशन भी कहा जाता है। चौथा प्रकार ताप प्रदूषण है, जिसे थर्मल प्रदूषण भी कहा जाता है। पांचवा प्रकार नाभिकीय प्रदूषण है, जिसे न्यूक्लियर पोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये 5 मुख्य प्रकार के प्रदूषण थे। इनके अलावा जिनकी जानकारी आपको रखनी चाहिए, उनमें अन्य प्रकार के प्रदूषण है भूमि प्रदूषण, जिसे लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन भी कहा जाता है। दूसरा समुद्री प्रदूषण, जिसे मराइन पोल्यूशन भी कहा जाता है। तीसरा तेलीय प्रदूषण या ऑयल पोल्यूशन भी कहा जाता है। छात्रों, हम इन विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के एक एक कर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इन्हें हम निम्न उपभागों में अध्ययन करेंगे: परिभाषा, प्रदूषण का वर्गीकरण, उसके स्रोत एवं उसके प्रभाव। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं मुख्य प्रकार का वायु प्रदूषण, जिसे एयर पोल्यूशन भी कहा जाता है। वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसके द्वारा स्वयं मनुष्य के जीवन या अन्य जीवों, जीवन परिस्थितियों, हमारे औद्योगिक प्रक्रमों तथा हमारी सांस्कृतिक संपत्ति को हानि पहुंचाने या हमारी
प्राकृतिक संपदा नष्ट हो या उसे हानि पहुंचे, वायु प्रदूषण कहलाता है। इस परिभाषा में छात्रों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जीवन परिस्थितियों में, औद्योगिक प्रक्रमों में, सांस्कृतिक संपत्ति में, प्राकृतिक संपदा में जो हानि पहुंच रही है, किसके द्वारा? वायु के द्वारा, वह वायु प्रदूषण कहलाता है। इसके उदाहरण में मैं आपके नॉलेज में लाना चाहूंगी कि हमारी सांस्कृतिक संपदा में आगरा का ताजमहल एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है, जिसे विश्व के आश्चर्य में रखा गया है। छात्रों, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि वर्तमान समय में आगरा का ताजमहल बहुत अधिक वायु प्रदूषण के कुछ केमिकल्स के द्वारा प्रभावित हो रहा है, जिससे उसकी संगमरमर का रंग सफेद की जगह धीरे धीरे पीला होता जा रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण है कि आगरा के पास मथुरा की एक ऑयल रिफाइनरी है, जिससे बहुत सी ऐसी गैसें लिबरेट होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि जल के साथ प्रतिक्रिया करके एसिड रेन के रूप में वापस पृथ्वी पर आती है, और यही एसिड रेन या अम्ल वर्षा आगरा के ताजमहल को बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वायु का प्रदूषण किस प्रकार हमारी सांस्कृतिक संपत्ति को नष्ट करता है। इसके पश्चात यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस या अमेरिका में इसका मुख्य संस्थान है, जो विश्व के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर समाधान देती हैं। उनके अनुसार ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक डेफिनेशन दी गई है, जिसे अंग्रेजी में लिखा गया है। यदि आप चाहते हैं तो इस डेफिनेशन को या परिभाषा को अवश्य नोट कर लें। एयर पोल्यूशन may be defined as the presence in the outdoor atmosphere of one or more contaminants or combination thereof in such quantities and of such duration as may be or may tend to be injurious or human, plant or animal life or property, or which unreasonably interfere with the comfortable enjoyment of life or property or the conduct of business। इस डेफिनेशन में मैंने 3 शब्दों को हाईलाइट किया है, जिनमें कंटामिनेशंस या कंटामिनेंट्स। कंटामिनेंट से तात्पर्य है वायु में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्व। इसके पश्चात इंजूरियस या हानिकारक। इंजूरियस किसके ऊपर? एनिमल्स के ऊपर, प्लांट किंगडम के ऊपर, एवं जीवित जीवों, जिनमें हम मानव जाति भी आती है, उनके ऊपर जब किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, वह इंजरीज कहलाती हैं। अनरीजनेबली का तात्पर्य है हिंदी में अवांछित। अवांछित जिसकी की आवश्यकता नहीं है। परंतु छात्रों, वर्तमान में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसे बहुत से अवांछित तत्वों का प्रोडक्शन कर रहा है, जिससे उसकी तो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, परंतु वह इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है कि प्रकृति में इसका कितना नुकसान हो रहा है। इसलिए इसे हम अवांछित वायु प्रदूषण के अंतर्गत लेते हैं। दूसरी परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसने भी वायु प्रदूषण से संबंधित एक डेफिनेशन दी है, जिसमें बताया है कि वायु प्रदूषण उन परिस्थितियों तक सीमित रहता है जहां बाहरी परिवेशी वायुमंडल में दूषित पदार्थों की सांद्रता मनुष्य तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाने की सीमा तक बढ़ जाती है। इस डेफिनेशन से तात्पर्य है कि जब भी किसी तत्व की मात्रा रिक्वायरमेंट या आवश्यकता से अधिक हो, तो वह अवश्य ही हानि पहुंचाती है, और यही वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। छात्रों, अब वायु प्रदूषण का हम सबसे पहले
वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण के हम मुख्य दो आधार लेंगे, जिसमें पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर वायु के प्रदूषक। प्रदूषक का मतलब होता है प्रदूषक जो प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये प्रदूषक कुछ तत्व हो सकते हैं, कुछ गैसेस हो सकती हैं। इस आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर हम प्रदूषकों को मुख्य दो कैटेगरी में विभाजित करते हैं। पहले प्राथमिक या प्राइमरी प्रदूषक, दूसरे द्वितीयक या सेकेंडरी प्रदूषक। प्राइमरी प्रदूषक वातावरण में प्रसारित सामान्य रूप से सीधे तौर से होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स आदि, जो प्रकृति में नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के पोल्यूशन उत्पन्न करने वाले प्रदूषक हैं। ये वातावरण में प्राथमिक प्रदूषक के साथ रासायनिक या प्रकाश रासायनिक क्रिया से उत्पन्न होते हैं, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स आदि जैसे प्राथमिक प्रदूषकों के साथ ये सेकेंडरी प्रदूषक जल के साथ प्रक्रिया करके विभिन्न प्रकार के प्रकाश रासायनिक धुंध का निर्माण करते हैं एवं ओजोन लेयर में होल बनाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर हमने दो प्रकार के प्रदूषकों को देखा। प्राइमरी जो वातावरण में नॉर्मल रूप से प्रसारित रहते हैं, और द्वितीयक जो प्राइमरी के साथ रिएक्ट करके दूसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। इसके पश्चात दूसरे प्रकार के प्रदूषक पदार्थ की अवस्था के आधार पर विभाजित किए गए हैं। इसे भी हम पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले गैसीय प्रदूषक या गैसियस पोल्यूटेंट्स, जिनके अंतर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आते हैं। दूसरा प्रकार का पदार्थ की अवस्था के आधार पर कणीय प्रदूषक होते हैं, जिन्हें पार्टिकुलेट मैटर्स भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्मोक, फ्यूम, डस्ट। स्मोक को धुआं भी कहा जाता है। यहाँ धुआं से तात्पर्य है जब धुंध और कोहरा आपस में मिल जाते हैं तो वे धुएं का निर्माण करते हैं, और कई बार यह धुआं या स्मोक इतना विकराल रूप ले लेता है जो वायु में बहुत अधिक प्रदूषण उत्पन्न करता है। जापान एवं नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज में वर्तमान स्थिति में सबसे ज्यादा स्मोक के द्वारा ही प्रदूषण फैल रहा है। दूसरा प्रकार फ्यूम्स है, तीसरा प्रकार डस्ट पार्टिकल्स है। इसके पश्चात वायु प्रदूषण के हम कुछ स्रोत देखेंगे। स्रोत जिनसे कि वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है, इसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्राकृतिक या नेचुरल प्रकार के स्रोत, दूसरे मानवीय या मानव के द्वारा निर्मित, जिसे हम मैनमेड भी कहते हैं। तो पहला प्रकार नेचुरल या प्राकृतिक प्रकार के स्रोत में, इसके पूर्व जो व्याख्यान आपने सुना उसमें सर ने बहुत विस्तार से आपको समझाया कि किस प्रकार ज्वालामुखी की राख, वनों की आग, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसलिए ज्वालामुखी की राख, आंधी, वनों की आग, दलदल, ये सभी प्राकृतिक प्रकार के स्रोत हैं। इन्हें प्रकृति नेचुरल फॉर्म में उत्पन्न करती है एवं समय के अनुसार नेचुरली ही इसे कंपनसेट या समायोजित कर लेती है। इसमें आप पहले उदाहरण में देख सकते हैं कि किस प्रकार ज्वालामुखी की राख एटमॉस्फेयर पर फैल रही है। दूसरे प्रकार का वायु प्रदूषण स्रोत होता है मानवीय या मानव निर्मित, और यह मानव निर्मित पॉल्यूशन वर्तमान स्थिति में सबसे अधिक समस्या का कारण बन गया है, जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं के लिए कंबशन या दहन प्रक्रम, विभिन्न प्रकार के उद्योग बना रहे हैं, परमाणुक ऊर्जा परियोजना बना रहे हैं, जिससे जो विभिन्न प्रकार की गैसेस लिबरेट होती हैं या उत्सर्जित होती हैं, वे वातावरण में फैलकर और प्रदूषण का कार्य करती हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव को यदि हम देखें
तो सबसे अधिक वायु प्रदूषण का मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वो उसके स्वास्थ्य पर होता है। इन प्रभावों में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि दमा, जिसे अस्थमा भी कहते हैं, ब्रोंकाइटिस, गले का दर्द, निमोनिया आदि कुछ ऐसे रोग हैं जो हमारे सांस से संबंधित हैं। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो विभिन्न प्रकार की वायु जो बाहरी वातावरण में होती है हमारे शरीर के अंदर जाती है। इस प्रकार यदि वातावरण में जो वायु प्रदूषित होगी तो निश्चित ही वो प्रदूषित वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगी और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करेगी। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, कार दिख रही है। इस कार से भी धुआं निकल रहा है जो एटमॉस्फेयर पर या वातावरण में फैल रहा है। यह धुआं मनुष्य के द्वारा इनहेल किया जा रहा है और इससे विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेटरी रोग या श्वास संबंधी बीमारियां देखी जा सकती हैं। वायु प्रदूषण का एक और बहुत रोचक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी जो कीटों और अन्य जीवों पर पाया जाता है। कीटों में एक पीपर्ड मॉथ एक प्रकार की बटरफ्लाई की स्पीशीज का एक कीट होता है जिसे मॉथ कहते हैं। यह बटरफ्लाई से साइज में थोड़ा बड़ा होता है एवं इसकी जो विंग्स होती हैं वो भी थोड़ी मोटी होती हैं। यह मुख्य रूप से यूरोप के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। पीपर्ड मॉथ में यह देखा गया कि यूरोप के तटीय क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें 2 प्रकार की पीपर्ड मॉथ की स्पीशीज पाई जाती हैं। इस चित्र में भी जो पहला चित्र है इसमें आप मॉथ का चित्र देख सकते हैं जिसमें पहला एक डार्क कलर का या ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है एवं दूसरा आपको सफेद रंग का दिखाई दे रहा है। इन दोनों स्पीशीज में मुख्य अंतर यह है कि जो डार्क कलर की स्पीशीज है ये कुछ समय पूर्व बिल्कुल विलुप्त कगार में पाई जा रही थी, परंतु वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि यूरोप के खाड़ी क्षेत्रों में जहां पर औद्योगिक यंत्र बहुत अधिक मात्रा में लगाए जा रहे हैं वहां के पेड़ पौधे पॉल्यूशन के कारण जो पेड़ पौधों की छाल है वो डार्क काले कलर की हो जाती है जिनमें मेलेनिज्म पाया जा रहा है। मेलेनिज्म से तात्पर्य है पेड़ों की छालों का रंग काले रंग में परिवर्तित हो जाना और यह वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ देखा गया कि जो ब्लैक मॉथ है वो जब इन छालों में बैठती है तो उसका रंग और उन पेड़ की छालों का रंग बिल्कुल एक जैसा होता है। इस कारण पशु पक्षियों में वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता और पक्षी उसे अपने भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उन्हें यह आभास ही नहीं हो पाता कि उस छाल में ये पीपर्ड मॉथ जो काले रंग की है बैठी हुई है। इसी प्रकार जो दूसरी सफेद रंग की मॉथ जब उस काली छाल के ऊपर बैठती है तो वह बहुत आसानी से चिड़ियों का भोजन के रूप में प्रयोग कर ली जाती है। इस कारण ये देखा जा रहा है कि व्हाइट वाली जो पीपर्ड मॉथ है ये विलुप्त कगार पे आ गई है, परंतु जो काली मॉथ है इसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ रही है। इसका कारण है वायु प्रदूषण से जो छालों में रंग में जो परिवर्तन हो रहा है वह इनको बढ़ने में मदद कर रहा है। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस भी जीव जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है जो फ्लोराइड की बहुत अधिकता या कमी के कारण होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इस व्यक्ति के दोनों पैर टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण है कि इस व्यक्ति की हड्डियों में फ्लोरोसिस हो गया है, फ्लोराइड की बहुत अधिक मात्रा बढ़ गई है। इसी प्रकार जीव जंतुओं में, पक्षियों में उनके दांतों में भी बहुत अंतर इस फ्लोराइड के कारण होता है। तो ये वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। वनस्पति पर भी यदि हम वायु प्रदूषण का प्रभाव देखें तो पहला हम प्रकाश संश्लेषण देख सकते हैं। पहले चित्र में आप देखिए कि किस प्रकार ये पत्तियां मुरझा गई हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों का बहुत अधिक महत्व होता है। सूर्य के प्रकाश में ये पत्तियां क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं, परंतु
वायु प्रदूषण के कारण बहुत से डस्ट पार्टिकल्स, बहुत से स्मॉग या पार्टिकल्स इन पत्तियों की सरफेस पर इकट्ठे हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं कि रंध्र अवरुद्ध होने के कारण वाष्पोत्सर्जन में कमी। यहाँ रंध्र से तात्पर्य है स्टोमेटा। स्टोमेटा का वाष्पोत्सर्जन में बहुत अधिक महत्व होता है। दूसरे चित्र में आप देखिए कि एक हेल्दी पौधा या बहुत अधिक स्वस्थ पौधा दिखाई दे रहा है और दूसरा डाइंग या मृत कगार पर जाता हुआ पौधा दिखाई दे रहा है। इसका मुख्य कारण है कि वायु प्रदूषण से पत्तियों की अपर सरफेस पर कुछ ऐसी धूल कणों की लेयर जम जाती है जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करती है। वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है और पेड़ मरने लगते हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव वायुमंडल पर भी पड़ता है, जैसे धुंध, अम्ल वर्षा, ओजोन का छिद्र एवं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके पूर्व व्याख्यान में आपने एसिड रेन या अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त कर ली है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह एक ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी समस्या है। जो गैसेस लिबरेट होकर ऊपर जाती हैं वो वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं क्योंकि उन्हें जाने का रास्ता नहीं मिलता है। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट का बहुत बड़ा वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। तो छात्रों, पहला प्रदूषण हमने वायु प्रदूषण देखा। अब दूसरे प्रकार का प्रदूषण जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण ऐसे बाहरी पदार्थ अथवा लक्षण की उपस्थिति को जल प्रदूषण कहते हैं जो उसके गुणों को इस प्रकार प्रभावित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए अथवा उसकी उपयोगिता कम हो जाए। वह जल प्रदूषित जल कहलाता है। जल प्रदूषण का वर्गीकरण हम उसकी प्रकृति के आधार पर सबसे पहले देखेंगे। इसे हम 3 प्रकार कर सकते हैं। पहला, भौतिक या फिजिकल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंतर्गत हम ऐसे जल को लेते हैं जिनमें उसकी गंध और स्वाद सम्मिलित होती है। दूसरे प्रकार के प्रदूषित जल वे होते हैं जिनमें रासायनिक कंटेंट मिले होते हैं जो कि उद्योगों द्वारा रासायनिक मिलावट से बनते हैं। तीसरे प्रकार के जो जल प्रदूषित होते हैं वे बायोटिक होते हैं या जैविक होते हैं, अर्थात जल में जब ऐसे रोगजनक जीव प्रवेश कर जाते हैं जो उस जल को प्रदूषित कर दे तो वह जल प्रदूषित जल कहलाता है। इस प्रकार भौतिक, रासायनिक और जैविक 3 प्रकार से प्रकृति के आधार पर हम जल को वर्गीकृत करते हैं। प्रदूषण के मुख्य स्रोत या सोर्स को हम यहाँ 2 प्रकार से अध्ययन करेंगे। पहले, प्राकृतिक स्रोत, जो कि प्रकृति में प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, जैसे समुद्र, झरने, नदियाँ, तालाब। इनमें यदि कंटामिनेशन या विषाक्तता होती भी है तो प्रकृति उन्हें स्वयं ही संतुलित कर लेती है। परंतु दूसरा प्रकार का जो स्रोत है वह मानवीय या मैनमेड होता है, जिसे हम वर्तमान परिस्थिति में एक विकराल रूप में देख रहे हैं कि किस प्रकार से जल वर्तमान समय में दिन पर दिन प्रदूषित होता जा रहा है और जिसे शुद्ध करना हमारी समझ से परे होता जा रहा है। तो हम इसे विस्तार पूर्वक आगे देखेंगे। जल प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत भूरक्षण, खनिज पदार्थों, पौधों की पत्तियों एवं ह्यूमस पदार्थों तथा प्राणियों के मूलभूत आदि जल में मिलने से जल प्रदूषण होता है। खनिज पदार्थ, पत्ती, ह्यूमस या प्राणियों के ऊपर जब ये जल किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव डालता है तब वह जल प्रदूषित जल कहलाता है। कम वर्षा का प्रभाव, प्रकृति में यदि वर्षा कम होती है तो जलाशयों में जो पानी है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। जब उन जलाशयों में पानी की मात्रा कम होती है तो उसमें
विषैले तत्व या टॉक्सिक सब्सटेंस उत्पन्न होने लगते हैं और यह विषाक्तता जल को प्रदूषित कर देती है। यह विषाक्तता आर्सेनिक, कैडमियम आदि के द्वारा होती है, जो कि विभिन्न उद्योगों के द्वारा, विभिन्न फर्टिलाइजर्स के द्वारा जल के साथ बहकर जलाशयों में आती है। इस प्रकार जब टॉक्सिसिटी या विषैला जल जो होता है वो जल को सामान्य रूप से बहुत अधिक प्रदूषित करता है। जल प्रदूषण के मानवीय स्रोत में हम देखेंगे कि जो मनुष्य के द्वारा जल प्रदूषित होता है, सबसे पहला हम देखेंगे घरेलू बहिस्राव या डोमेस्टिक एफ्लुएंस। इस चित्र में छात्रों आप देख सकते हैं कि कैसे एक तालाब के किनारे मनुष्य ने अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात, अपनी वस्तुएं उपभोग के पश्चात पृथ्वी में या जमीन पर यूं ही डंप कर दिया है या फेंक दिया है, जो पानी की मात्रा तो दिखाई ही नहीं दे रही है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। इस प्रकार की गंदगी जल को बहुत अधिक प्रदूषित करती है। इसके उदाहरण में आप अपने घर का उदाहरण ले सकते हैं कि जो डिटर्जेंट पाउडर हम यूज करते हैं, अलावा जो कीटनाशक मच्छरों को भगाने में, मक्खियों को भगाने में हम उपयोग करते हैं, वे सब जल में मिलकर जल के प्रदूषण का कार्य करते हैं और यही घरेलू बहिस्राव कहलाता है। दूसरा प्रकार वहित मल स्रोत है। वहित मल का तात्पर्य है सीवेज। सीवेज घरेलू तथा सार्वजनिक शौचालयों से निकले मानव मलमूत्र में कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों पदार्थ निलंबित अवस्था में रहते हैं, वहित मल कहते हैं। वहित मल जब पृथ्वी पर या जमीन पर या भूमि पर ऐसे ही अव्यवस्था से फैला दिए जाते हैं तो वो किसी प्रकार से जल में जाकर मिल जाते हैं और जल में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम जलोद रोग कहते हैं। इन जलोद रोगों का मुख्य उदाहरण है टाइफाइड, हैजा, पेचिस, संक्रामक यकृत शोथ, जिन्हें हम सामान्यतः टाइफाइड, कॉलेरा, डिसेंट्री, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। और यह उपरोक्त चारों प्रकार के रोग जल के प्रदूषित जल के सेवन से ही होते हैं। इस कारण इन्हें हम जलोद रोग कहते हैं। तीसरा प्रकार का जल प्रदूषण औद्योगिक बहिस्राव से होता है, जिसमें आप इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि एक इंडस्ट्री है, उससे धुआं भी निकल रहा है जो वायु को प्रदूषित कर रहा होगा। विभिन्न प्रकार के केमिकल्स इस इंडस्ट्री से लिबरेट होते हैं या निकलते हैं, जो एक झरने में या नदी में जाकर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार उद्योगों से निकले हुए विभिन्न प्रकार के विषाक्त तत्व पानी में जाकर मिलते हैं और पानी को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। इनके उदाहरण में आप देख सकते हैं लुगदी कागज उद्योग या पेपर इंडस्ट्री, शक्कर उद्योग या शुगर इंडस्ट्री, मद्य निर्माणशाला या ब्रेवरी इंडस्ट्री, चर्म उद्योगशाला या लेदर इंडस्ट्री, औषध निर्माण उद्योग या फार्मास्यूटिकल। उपरोक्त सभी उद्योगों में बहुत से ऐसे अवांछित केमिकल्स निकलते हैं जो पानी में जाकर मिलते हैं और पानी को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। यही जल प्रदूषण है। चौथे प्रकार का हम स्रोत देखेंगे कृषि बहिस्राव। इस फ्लो डायग्राम से मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगी कि किस प्रकार से कृषि बहिस्राव के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करते हैं, एक ओर तो हम उससे फायदा लेते हैं, परंतु दूसरी ओर हम प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाते हैं या हानि पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम अपनी उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए जब किसी फसल को उगाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस से युक्त उर्वरक का उपयोग करते हैं। जब यह उर्वरक जल के साथ मिलता है तो हम देखते हैं कि हमें पैदावार में या प्रोडक्शन में वृद्धि मिलती है। इस प्रोडक्शन में तो वृद्धि हो जाती है, परंतु इसमें जो बचे हुए
तत्व होते हैं या कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, वे जल के साथ बहते हुए मिल जाते हैं और यह उर्वरक जल में जाकर जब मिलते हैं तब वे पानी में शैवाल प्रस्फुटन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ छात्रों मैं आपको बताना चाहूंगी कि शैवाल प्रस्फुटन एक बहुत विकराल समस्या है जो जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। शैवाल बहुत अधिक मात्रा में जब तत्व जल में मिलते हैं वहां पर बहुत अधिक तीव्रता से वृद्धि करते हैं और जल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं और ये शैवाल एक स्लाइमी कवरिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर जीव जंतु होते हैं, उनके बढ़ने में बहुत अधिक बढ़ावा देते हैं। जब इन शैवालों की वृद्धि पूर्ण हो जाती है एवं उनमें जब आवश्यकता से अधिक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तो वे मृत हो जाते हैं। इनकी मृत्यु के पश्चात जब जल में शैवाल मृत हो जाते हैं तो वे ऑक्सीजन की वहां पर कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण वहां बहुत सारे बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं या कंटामिनेटेड या प्रदूषित जल बन जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं, डल झील। कुछ समय पूर्व जो पहला चित्र है वह यह बता रहा है कि डल झील कितनी साफ सुथरी दिखाई दे रही है और दूसरे चित्र में आप देखिए ये जो हरा रंग पूरे जल का दिखाई दे रहा है, ये जल का एक बहुत बड़ा प्रदूषण है। जो ये पूरी कॉलोनी आपको दिखाई दे रही है हरे रंग की, यह एल्गल ब्लूम्स हैं, अर्थात एल्गी बहुत अधिक संख्या में वृद्धि करके एक स्लाइमी मोल्ड का निर्माण कर लेते हैं और एक निश्चित समय बाद ये मृत हो जाते हैं एवं बैक्टीरियाज को डेवलप करने में ये मदद करते हैं। तो यह डल झील जल प्रदूषण का एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है। इसके पश्चात जल प्रदूषण का एक और प्रभाव हम देखेंगे जो बहुत ही विकराल रूप में जापान में देखा गया था सन 1950 में, मरकरी पॉल्यूशन या पारद पॉल्यूशन। इसे आप इस प्रकार समझिए कि मरकरी सामान्य तापमान पर एक ऐसी धातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है, परंतु यदि इसका तापमान अधिक होता है तो वो सरलता से वाष्पीकृत होकर विषैली वाष्प बना लेती है। एकमात्र मरकरी ही ऐसा तत्व है सामान्य तापमान पर द्रव रूप में पाया जाता है और अधिक तापमान पर यह वाष्पीकृत होकर विषैली वाष्प के रूप में बन जाता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी कि जापान के खाड़ी क्षेत्रों में मिलीमेटा नामक एक डिजीज देखी गई या मिलीमेटा नामक एक रोग देखा गया। यह रोग मुख्य रूप से देखा गया कि पारे की उपस्थिति के कारण होता है। तो खाड़ी क्षेत्र में यह देखा गया कि वहां कुछ मछुआरे और उनके साथ रहने वाली कुछ मछलियां थी, उन दोनों में एक ही प्रकार का परिवर्तन देखा गया कि उनमें बुद्धि की कमी हो रही थी, अर्थात मंद बुद्धि, शरीर में अकड़न पैदा हो रही थी, उनकी हाइट छोटी होती जा रही थी एवं धीरे धीरे वे मृत होते जा रहे थे। इसके पीछे यह देखा गया कि उस बिल्ली और मनुष्य में सामान्य बात यह थी कि वो जो भोजन लेते थे वो उस खाड़ी के जो समुद्री तटीय इलाके थे वहां जो मछलियां पाई जाती थी वो उनका मुख्य भोजन था। जो मनुष्य और वो बिल्लियां एक ही प्रकार के भोजन अर्थात उन मछलियों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करती थी। अध्ययन से यह पाया गया कि ये जो मछलियां थी इनमें पारे की मात्रा बहुत अधिक पाई गई। अब यह पारा आया कहां से? तो यह देखा गया कि इन खाड़ी क्षेत्रों में कुछ इंडस्ट्रीज थी जिनमें मुख्यतः प्लास्टिक इंडस्ट्रीज थी और यह प्लास्टिक इंडस्ट्रीज से पारे का बहुत अधिक उत्पादन होता था। और छात्रों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रतिवर्ष लगभग 10,000 टन मरकरी या पारा हम उत्खनन करते हैं, जिनमें से 5,000 टन पारा ही हम अपने उपयोग के लिए लाते हैं और बाकी 5,000 टन जो पारा है
वो पृथ्वी पर या जमीन पर या जल पर या भूमि पर ऐसे ही बर्बाद हो जाता है और यही विभिन्न प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो यह मिलीमेटा खाड़ी दुर्घटना एक बहुत बड़ी विभीषिका का रूप लेकर के आई थी, जो जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। इसके पश्चात जल प्रदूषण में हम कुछ कीटनाशकों का प्रभाव भी देखेंगे। इसमें आपको 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं, एक चिड़िया, दूसरा एक जानवर जो मर चुका है और एक उससे छोटा जानवर उसे अपने भोजन के रूप में खा रहा है, और तीसरा चित्र जिसमें आपको बहुत सारे गिद्ध या वल्चर दिखाई दे रहे हैं। बताना चाहूंगी कि एक समय था जब कोई जंतु की मृत्यु हो जाती थी तो बहुत सारे गिद्ध या वल्चरों का झुंड आसमान पर दिखाई देता था और हम यह समझ जाते थे कि, परंतु आज के समय में वर्तमान स्थिति में ऐसे दृश्य बिल्कुल देखने दूभर हो गए हैं। इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी पर जो हमने डीडीटी या डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोमिथाइल मीथेन, एक बहुत बड़ा हानिकारक कीटनाशक है, उसका प्रयोग सबसे ज्यादा करने लगे हैं और इस कीटनाशक का प्रयोग पारिस्थितिक तंत्र को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है और जिसका विनाशकारी परिणाम हम आज देखते हैं। तो आपको यह जानकारी रखना चाहिए कि ये जो गिद्ध या पशुओं पर जो प्रभाव है ये इस डीडीटी के कारण ही है। अब ये डीडीटी एक फूड चेन में परमानेंट रूप से पाई जाती है। डीडीटी का उपयोग एक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। कीटनाशक का उपयोग हम पौधों की वृद्धि के लिए करते हैं। जब इस पौधे को कोई पशु पक्षी या जीव जंतु खाते हैं तो यह डीडीटी असामान्य तौर पर उनके शरीर में चला जाता है। जब यह जीव जंतु के शरीर में जाता है तो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से वह उनके शरीर में जम जाता है। जब इनकी मृत्यु होती है तो यह उनके शरीर में वैसे ही फॉर्म में पाया जाता है और जब इन मृत जीव जंतुओं को गिद्ध आदि जब अपने भोजन के रूप में लेते हैं तो तीसरी बार भी उनका एज इट इज डीडीटी का ट्रांसफॉर्मेशन उन गिद्धों के शरीर में भी हो जाता है। इस प्रकार ये कीटनाशक एक फूड चेन के रूप में एक स्थान से प्रोड्यूसर से लेकर के डीकंपोजर्स तक पूरा एक श्रृंखला के रूप में चला आता है। इस प्रकार ये कीटनाशक बहुत ही हानिकारक होता है। इस कीटनाशक से संबंधित एक बहुत ही रोचक किताब रेचल कारस नामक लेखिका ने लिखा है और उन्होंने अपने नॉवेल का नाम साइलेंट स्प्रिंग दिया है। इस साइलेंट स्प्रिंग किताब में उन्होंने बताया है कि पेस्टनाशियों के अंधाधुंध प्रयोग से एक वर्ष ऐसा भी वसंत ऋतु आ सकती है जिसमें एक भयावह स्तब्धता हो, जैसे चिड़िया वे सब कहाँ गईं। शायद आप इसका अर्थ समझ गए होंगे कि आज के समय में हमें गौरैया या कौआ या विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी देखना दूभर हो गया है। इसका मुख्य कारण है कि जो हम कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं वो प्रकृति में उसका विभिन्न प्रकार से दुष्परिणाम दे रही है। तीसरे प्रकार का हम प्रदूषण लेंगे नॉइस पोल्यूशन, शोर। शोर एक अवांछित ध्वनि है या कोई भी ध्वनि जब मानसिक क्रियाओं में विघ्न उत्पन्न करने लगती है तो शोर के अंतर्गत आती है। अतः शोर तथा ध्वनि में मुख्य अंतर तीव्रता का होता है। ध्वनि की तीव्रता मापन इकाई को हम डेसिबल कहते हैं। वर्तमान समय में हम यदि बाहर निकल कर देखें तो बहुत से वाहन रोड में चलते हैं जिनसे पूरा वातावरण प्रदूषित होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के त्योहार हम मनाते हैं, उसमें हम भोंपू का इस्तेमाल करते हैं गाने सुनने के लिए, वह भी एक प्रकार का ध्वनि प्रदूषण है। तो हम आगे देखेंगे कि ये पोल्यूशन किस प्रकार से होता है। उसके पूर्व ये जो ध्वनि के प्रदूषण है उनकी प्रबलता के आधार पर हम उनको विभिन्न स्तरों में विभाजित करते हैं। तो पहला स्रोत है फुसफुसाहट। जब हम बिल्कुल धीरे धीरे बात करते हैं तो जो प्रबलता होती है
या डेसिबल में यदि हम उसको देखें तो वह 10 से 25 डेसिबल में होती है, जो कि शांत ध्वनि का स्तर है। दूसरा धीमा रेडियो 30 से 40 डेसिबल मधुर। वार्तालाप जब हम करते हैं तो यह 50 से 60 डेसिबल में होती है, सामान्य से तेज होती है। चौथा प्रकार हल्का यातायात होता है, जिसमें यदि हम डेसिबल में प्रबलता देखें तो 70 डेसिबल होती है, जो शोरगुल की कैटेगरी में आती है। फिर मोटरसाइकिल, इसमें 90 डेसिबल प्रबलता होती है, जो कि बहुत प्रबल होता है, यानी हल्के यातायात से ज्यादा। इसके पश्चात हम जेट इंजन का देखते हैं, जिसकी प्रबलता डेसिबल में लगभग 105 होती है, जो कि असुविधाजनक होती है। असुविधाजनक से ये तात्पर्य है कि जब हमें कोई ध्वनि हमारी सुनने से बाहर हो जाए, वह असुविधाजनक कहलाती है। अंतिम प्रकार जेट यान उड़ते समय होते हैं, जिसमें प्रबलता डेसिबल में लगभग 150 या उससे अधिक होती है। तो छात्रों, आप सोच सकते हैं कि जेट यान जब उड़ते हैं तो वो उसकी डेसिबल में यदि प्रबलता 150 डेसिबल हो तो वो कितना पीड़ाजनक होता होगा। इस प्रकार ध्वनि को हम डेसिबल में उसकी इकाई को मापते हैं। इसके विभिन्न स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक तौर पर यदि हम ध्वनि के स्रोत देखें या ध्वनि प्रदूषण के स्रोत देखें तो बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, तूफानी हवाएं, तेजी से गिरते पानी की ध्वनि, भूकंप, ज्वालामुखी के फूट से उत्पन्न ध्वनि, वन्य जीव आवाज, ये सभी प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण है, जिन्हें हम प्रदूषण का बहुत लोअर लेवल मान सकते हैं, जिसे प्रकृति स्वयं में ही पूरा कर लेती है। दूसरा प्रकार का जो ध्वनि प्रदूषण है वह कृत्रिम प्रकार का ध्वनि प्रदूषण है, जो मानव निर्मित होता है, जिसमें पहला है औद्योगिक ध्वनि, दूसरा है यातायात साधन की ध्वनि, तीसरा है शहरी ध्वनि। इसके दुष्प्रभाव यदि हम देखें तो इन चित्रों में छात्रों आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको ध्वनि की प्रबलता के आधार पर बताया था कि 120 डेसिबल से अधिक यदि ध्वनि की प्रबलता हो तब वह असुविधाजनक हो जाती है। इन चित्रों में आप देखिए कि पहला चित्र कितने सारे भोंपू या लाउडस्पीकर लगाए गए हैं गाने सुनने के लिए, जो कि एनवायरनमेंट में ध्वनि प्रदूषण का कार्य करते हैं। दूसरे चित्र में पूरी रोड में वाहन ही वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे जो उत्पन्न ध्वनि है वो ध्वनि प्रदूषण का कार्य करती है। प्राणियों की इसके अलावा कुछ दुष्प्रभाव हम देखेंगे कि मनुष्य में ये और किस प्रकार से दुष्प्रभाव उत्पन्न करते हैं। प्राणी कार्यकी या ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये किस प्रकार दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम देते हैं। इसका एक बहुत अच्छा कोटेशन डॉक्टर सैमुअल रॉजन ने दिया है कि आप चाहे शोर को क्षमा कर दें पर आपकी धमनियां नहीं करेंगी। इस कोटेशन को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारी फिजियोलॉजी में हमारे बॉडी में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हार्ट का, हमारी धमनियों का, हमारे ब्लड का, लंग्स का और जितने भी बॉडी में हमारे अंगक पाए जाते हैं, सबका एक निश्चित कार्य है। परंतु जब हम इन ध्वनि को सुनने के या उनकी प्रबलता से अधिक ध्वनि को जब हम सुनते हैं तो ये हमारी फिजियोलॉजी को अवांछित रूप से परिवर्तित कर देती है, जिससे हमें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और यही प्राणी कार्यकी स्तर पर होने वाला ध्वनि प्रदूषण है। दूसरे प्रकार के दुष्प्रभाव में आप इस चित्र में देखिए कि यह महिला ज्यादा उम्र की नहीं होने के पश्चात भी बहुत बूढ़ी दिखाई दे रही है। इसका कारण है कि ध्वनि का दुष्परिणाम इस प्रकार होता है कि शोर मनुष्य को समय से पूर्व बूढ़ा बना देता है। इसका सबसे जीता जागता वर्तमान समय में जो उदाहरण हम देखते हैं मानव आचरण के स्तर पर, दिन पर दिन मनुष्य डिप्रेशन में जा रहा है, उसे बहुत सी मानसिक समस्याएं हो रही हैं, कुछ शारीरिक समस्याएं हो रही हैं। ये सभी ध्वनि प्रदूषण के ही दुष्प्रभाव हैं।
चौथे प्रकार का प्रदूषण हम देखेंगे थर्मल पॉल्यूशन या ताप प्रदूषण। ताप के प्रभाव से जलीय या वायुमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रभावी परिवर्तन ताप प्रदूषण कहलाता है। जैसे 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का जल जलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए मरुस्थल के समान कार्य करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में अधिकांश भाग जल से घिरा हुआ है और जल का पारिस्थितिक तंत्र हमारे पूरे वायुमंडल को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसलिए यदि जल के पारिस्थितिक तंत्र में यदि दुष्प्रभाव होता है तो वो वातावरण को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है ताप प्रदूषण। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे एक थर्मल प्लांट नदी के किनारे और एक तालाब के किनारे लगाया गया है। उसके ऊपर बहुत सारी गैसेस लिबरेट हो रही हैं जिनमें बहुत से हानिकारक तत्व हैं और ये गैस ऊपर वायुमंडल में जाकर पानी के साथ या जल के साथ प्रक्रिया के द्वारा एसिड के रूप में वापस पृथ्वी पर आकर ताप प्रदूषण का कार्य करती है। ताप प्रदूषण में हम ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी ले सकते हैं। ताप प्रदूषण के मुख्य स्रोत हम 4 प्रकार से देख सकते हैं। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। वर्तमान समय में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बहुत अधिक प्रगति के स्तर पर है क्योंकि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत से अनुसंधान कर रहा है और इस अनुसंधान में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की आवश्यकता है। दूसरा प्रकार औद्योगिक प्रक्रम है। इंडस्ट्रीज में भी हम विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शंस करते हैं जो कि ताप के प्रदूषण में बहुत अधिक योगदान दे रहे हैं। कोल ईंधन पावर प्लांट। चौथा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्रक या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं जिसके लिए हम विभिन्न प्रकार के संयंत्र लगाते जा रहे हैं और इन संयंत्रों से जो विभिन्न प्रकार की गैसेस निकलती हैं वो वातावरण के ताप में प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। यही तापीय प्रदूषण है। ताप प्रदूषण का प्रभाव जीव जंतुओं पर भी बहुत दुष्परिणाम लाता है। जैसे सामान्यतः जो जीव जंतु होते हैं वे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामान्य रूप से जीवित पाए जाते हैं, परंतु यह देखा गया है कि ताप प्रदूषण का दुष्प्रभाव जल का तापमान लगभग 240 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है जिससे जल का पारिस्थितिक तंत्र पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है और जो प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न कर रहा है। यह एक ताप प्रदूषण का बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। इसके अलावा हम पौधों पर भी कुछ ताप प्रदूषण के प्रभाव देखते हैं। जैसे जब ताप प्रदूषण पौधों पर होता है तो वह पौधों की वृद्धि कम कर देता है, जल अवशोषण कम कर देता है, फल फूल में लगने का समय, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी प्रभावित करता है। 5वें प्रकार का प्रदूषण हम देखेंगे न्यूक्लियर पॉल्यूशन या नाभिकीय प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण बहुत ही बड़ा विकराल रूप लेकर हमारे सामने आज के समय में खड़ा है। इसकी परिभाषा हम सबसे पहले देख लेते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाली आयनीकारी विकिरणों द्वारा जैव तंत्र में हानिकारक परिवर्तन की उत्पत्ति नाभिकीय प्रदूषण कहलाती है। रेडियोधर्मी पदार्थों के अंतर्गत हम अल्फा बीटा गामा रेज को ले सकते हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा रेज के जो मुख्य स्रोत हैं वो हो सकते हैं नाभिकीय परमाणु संयंत्र, नाभिकीय हथियार जिनमें यूरेनियम, प्लूटोनियम, लिथियम आदि का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा वर्तमान में बहुत अधिक प्रगति की ओर है और इसका मुख्य कारण है कि दंत चिकित्सा में हम बहुत से ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग करते हैं जो मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न कर रहे हैं। चौथा प्रकार है कैंसर के उपचार में भी हम नाभिकीय प्रदूषण को देख सकते हैं कि कैंसर के उपचार के लिए हम जिन रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग करते हैं वो बहुत अधिक
हानिकारक होती हैं। तो छात्रों, हमने ये 5 प्रकार के प्रदूषण देखे: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण। अब इसके पश्चात हम कुछ अन्य प्रकार के प्रदूषण भी देखेंगे जिनको कि आपके सामान्य जानकारी में लाना अति आवश्यक है। अन्य प्रदूषण में सबसे पहला है तेलीय प्रदूषण। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी कि अमेरिका की क्वाहोगा नदी है, जिसमें एक जलयान तेल को ट्रांसपोर्ट कर रहा था या तेल यातायात किया जा रहा था। यह तेल किसी दूसरे जलयान से टकराकर पूरा समुद्र में या उस नदी में फैल गया और बहुत सालों तक उस तेल के फैलने के कारण उसमें आग लग गई। इस कारण जो अमेरिका की क्वाहोगा नदी है उसे ज्वलनशील नदी की संज्ञा भी दी गई है और यह एक तेल प्रदूषण का बहुत बड़ा उदाहरण है। अमेरिका की क्वाहोगा नदी, जिसे ज्वलनशील नदी कहा जाता है। तेलीय प्रदूषण के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे जलयानों द्वारा अपशिष्ट तेल विसर्जन। तेल वाहक जलयानों में तेल चढ़ाने उतारते समय कुछ दुर्घटना हो जाती है। समुद्र के किनारे खोदे गए तेल कुओं में च्यवन या लीकेज के द्वारा। इसका उदाहरण यदि हम अपने भारतवर्ष में देखें तो लक्षद्वीप के पास समुद्र में एक किल्टान द्वीप है, जिसकी कोरल रीफ से टकराने से एक ट्रांसहुरॉन नामक तेल वाहक पूरी तरह से तेल उस समुद्री तट पर फैल गया था और सालों तक और वर्तमान में भी इसका बहुत अधिक दुष्प्रभाव हम लक्षद्वीप में देख सकते हैं। तो यह तेलीय प्रदूषण का एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके पश्चात अन्य प्रदूषण में लैंड पोल्यूशन आता है। भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़े या जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता और उपयोगिता नष्ट हो, भू प्रदूषण कहलाता है। भू प्रदूषण नगरपालिका अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट स्रोतों के द्वारा होते हैं। भू प्रदूषण से जो सबसे अधिक वर्तमान में समस्या है वह है ह्यूमस की। ह्यूमस के लिए हेनरी वेलेस नामक एक वैज्ञानिक ने एक कथन दिया है कि राष्ट्र तब तक ही जीवित रहते हैं जब तक उनकी ह्यूमस है, अर्थात नेशन लिव एज लॉन्ग एज देयर। छात्रों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि टॉपमोस्ट लेयर है जो सबसे फर्टाइल या उपजाऊ होती है, परंतु वर्तमान समय में कीटनाशक उर्वरकों के प्रयोग से हमने अपनी इस ह्यूमस को पूरी तरह से समाप्ति की कगार पर ले आए हैं, जिससे हमें बहुत सी समस्याओं का समाधान करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए ह्यूमस को बचाना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह मृदा प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा नगरपालिका के कुछ अपशिष्ट हैं, जैसे मानव मल, पशु वधशाला, मछली बाजार, कुक्कुट फार्म, चमड़ा उद्योग। इनसे जो भी अपशिष्ट निकलते हैं उनको हम जमीन पर या पृथ्वी पर यूं ही फेंक देते हैं, जिसका बहुत अधिक प्रभाव हमारे सामान्य जीवन पर पड़ता है। इसलिए हमारा दायित्व है कि इनसे हम बचाव करें, नागरिक का दायित्व है। नगर पालिका के कुछ कार्य हैं, जैसे प्रबंधन प्रॉपर वे में किया जाए, कंपोस्ट का संयंत्र निश्चित तौर पर किया जाए, अस्वच्छ शौचालयों की संप्रवाही स्वच्छ शौचालयों द्वारा की जाए, कृषि का कार्य में आदर्श रसायन का प्रयोग किया जाए। छात्रों, हमने विभिन्न 5 प्रकार के सामान्य प्रदूषण या मुख्य प्रदूषण देखे और 3 प्रकार के अन्य प्रदूषण देखे। इस विषय से संबंधित मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, तो आपको जिसको भी इस प्रश्न का उत्तर समझ में आए, आप कृपया इसका उत्तर दें। मेरा पहला प्रश्न है कि भोपाल की गैस त्रासदी किस प्रकार का प्रदूषण है?
भोपाल की गैस त्रासदी किस प्रकार का प्रदूषण है? वायु प्रदूषण। जी, गवर्नमेंट कॉलेज मुल्ताई से। हाँ जी, वायु प्रदूषण का। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर आपने कहा, वायु प्रदूषण, क्योंकि इससे जो गैस लिबरेट हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, वह वायु में जाकर के और वायु प्रदूषण का कार्य इसने किया था। इसलिए भोपाल की जो गैस त्रासदी है वह वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। मेरा दूसरा प्रश्न है, शोर प्रदूषण मानव पर कितने डेसिबल में विनाशकारी होता है? शोर प्रदूषण, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण भी कहते हैं, मानव पर कितने डेसिबल? 120 डेसिबल। लगभग कितने डेसिबल में? उत्तर दें कृपया। मैडम 120 से ऊपर। बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया। 80 से ऊपर या 180 से 120 के ऊपर जो होता है वह विनाशकारी प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। मेरा तीसरा प्रश्न है, मिनीमोटा बीमारी किस तत्व की अधिकता से होती है? मिनीमोटा बीमारी, जिसका उल्लेख मैंने किया था, वह किसकी अधिकता से होती है? जिसको भी इसका आंसर आए कृपया बताएं। मैंने आपको जापान की खाड़ी से इसके संबंधित एक उदाहरण दिया था, मिनीमोटा डिजीज। जी, जी मैम, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा। जी, कॉलेज। इसका उत्तर है पारा। चौथा प्रश्न है, डीडीटी क्या है? डीडीटी क्या है? डीडीटी कीटनाशी। बिल्कुल आपने सही कहा, कीटनाशक है। डीडीटी एक कीटनाशक है। तो छात्रों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस व्याख्यान को बहुत अच्छे से सुना और लगभग चारों प्रश्न का उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया। यदि इस विषय से संबंधित कोई और प्रश्न यदि आपको पूछना है तो आप सादर आमंत्रित हैं। मैम पीजी कॉलेज। जी, हेलो। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये घरेलू बहिस्राव बताया था, इसे रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? घरेलू बहिस्राव में मैंने आपको बताया था जैसे कि मुख्य रूप से जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं, डिटर्जेंट है ना, कपड़े धुलाई करते हैं, या हम कुछ कीटनाशक जैसे मच्छर मारने के लिए या मक्खी मारने के लिए कुछ कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो इनके कुछ आइडियल फॉर्म्स में पाए जाने वाले कुछ डिटर्जेंट्स होते हैं, उनका हम उपयोग करें। जो सामान्य रूप से डिटर्जेंट आपको बाजार में मिलते हैं वो कपड़ों की धुलाई तो बहुत अच्छे से कर देते हैं, परंतु उसके दुष्परिणाम हम ये नहीं देखते कि उसका जल में मिलकर कितना अधिक दुष्प्रभाव होता है। तो हम इनका कम से कम उपयोग करें और एक मानक स्तर के डिटर्जेंट्स का उपयोग करना चाहिए हमको। मैडम ये क्वेश्चन हो रहा है मेरे पास में, जो कि पहले था, अभी पूछ रहा हूँ इसका आंसर। कहने का मतलब ये है कि अधिक बीमारियों से बचने के लिए जैसे अपन मिट्टी के तेल वगैरह जैसे कई दवाएं रहती, दवाएं नहीं मतलब कोई केमिकल होते हैं जिसका उपयोग करते हैं अपन, इसलिए बीमारियों से बचने के लिए, मक्खी मच्छर पैदा ना हो। मगर इससे भी तो जल प्रदूषण का कारण बनता है ना मैम? बिल्कुल, जल प्रदूषण का तो आप अपने आसपास ऐसी स्वच्छता का माहौल रखिए जिससे इस प्रकार की जल प्रदूषण कम से कम हो। लेकिन हम यदि स्वयं के स्तर पर इसका प्रयास करें तो हम इनसे बहुत से बचाव कर सकते हैं। मिट्टी तेल और ये जो आपने उदाहरण बताए, ये पुराने समय में बहुत अधिक उपयोग होते थे, परंतु वर्तमान समय में बहुत अधिक इसका हम कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं जो कि दुष्प्रभाव ही देते हैं। तो हम पर्सनल या व्यक्तिगत तौर पर इससे बचाव कर सकते हैं। इससे ज्यादा और कुछ आप इस प्रदूषण को रोकने के लिए और कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू मैम। जी मैम, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं हम मैम। जी, हेलो हेलो मैम, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। जी, ये निलंबित अवस्था किसे कहते हैं मैम? निलंबित अवस्था। निलंबित अवस्था से तात्पर्य सस्पेंडेड पार्टिकल्स,
यानी कुछ एनवायरनमेंट में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो धूल के या कणों के फॉर्म में सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। जैसे इसका मैं उदाहरण आपको बताऊं, एसिड रेन। एसिड रेन में जैसे इंडस्ट्रीज से कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, वातावरण में पाए जाते हैं। ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं और जल के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड या HNO3 के रूप में पृथ्वी पर वापस आते हैं और यही सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहलाते हैं। इसका उदाहरण मैंने आपको आगरा के ताजमहल का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स बड़े कणों के रूप में पृथ्वी में पाए जाते हैं। मैम एक क्वेश्चन और, मैम ये जी। जन चिकित्सा से नाभिकीय प्रदूषण कैसे होता है? नाभिकीय प्रदूषण मुख्य रूप से ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। चूंकि समय की कमी थी, अगली बार यदि मुझे मौका मिला तो मैं आपको जरूर इस पर विस्तृत से जानकारी दूंगी। परंतु आपकी जानकारी के लिए जो नाभिकीय प्रदूषण है, वर्तमान समय में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, नाभिकीय एक्सप्लोजन आपने सुना होगा। इसका एक उदाहरण कि में जो बम विस्फोट किया गया था, वो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का बहुत बड़ा और हानिकारक दुष्प्रभाव है, जिसका वर्तमान में भी बहुत बड़े दुष्परिणाम हम देखते हैं। तो न्यूक्लियर प्लांट से जो गैसेस लिबरेट होती हैं, जो मैम एक क्वेश्चन है। मैम पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से क्वेश्चन है। बचाव के लिए जी। उपाय बता दीजिए। जी मैम, क्वेश्चन है हमारा ये कि दलदल किस प्रकार से वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि दलदल किस प्रकार से वायु को प्रदूषित करता है। दलदल को अंग्रेजी में बॉग्स कहा जाता है। बॉग्स का मतलब होता है कि जब कुछ पानी होता है जिसमें पानी की मात्रा कम होती जाती है। यदि मान लीजिए हम एक उदाहरण लें तालाब का, तालाब में पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, उसमें पेड़ पौधे की पत्तियां गिरती जाती हैं और एक मार्श या दलदल का फॉर्म बन जाता है। जब ये मार्श या दलदल उस पानी की ऊपरी सतह को पूरी तरह से कवर कर देता है तो उसे हम दलदल कहते हैं। इस दलदल या पानी में बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जल में पाए जाते हैं और ये जब जल के साथ जल में होते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की बहुत अधिक मात्रा, मैंने एक उदाहरण आपको दिया था डल झील का। तो डल झील का उदाहरण यदि आप देखें तो ये जो दलदल है, इनमें से मीथेन गैस लिबरेट होती है और ये मीथेन गैस एनवायरनमेंट में जाकर के वायु प्रदूषण करने का कार्य करती है। अब ये मीथेन गैस उत्पन्न कहाँ से होती है? तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये दलदल के ऊपर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके साथ प्रतिक्रिया करके और गैस बनाते हैं, जिन्हें हम मीथेन गैस कहते हैं। और यह मीथेन गैस एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का मुख्य कार्य करती है। तो दलदल से मुख्यतः मीथेन गैस लिबरेट होती है। जी मैम, थैंक यू मैम। जी मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी। ओजोन लेयर के क्षति से बचाने के उपाय। ओजोन लेयर क्षति का सबसे पहला मुख्य कारण जो मैंने आपको बताया है, वो कुछ ऐसी उद्योगों से निकलने वाली गैसेस हैं जो शायद आप जानते होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस हैं। इसके अलावा जो ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली वर्तमान समय में देखी गई है, वो है CFC, जिसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रशीतकों से निकलती है या रेफ्रिजरेटर्स, AC आदि से निकलती है, जो एटमॉस्फेयर में जाकर ओजोन में छिद्र करने का कार्य कर रही है। तो इसके लिए केवल बचाव का उपाय वर्तमान परिस्थिति में यही हो सकता है कि हम इन रेफ्रिजरेटर का या एसीज का या इन गैस को निकलने के जो प्रक्रम हैं उनका कम से कम उपयोग करें। इसके अलावा और कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप इन गैसेस को निकलने से किस प्रकार रोक सकते हैं। हेलो मैम, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। अम्लीय वर्षा कैसे होती है और वायुमंडल में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अम्लीय वर्षा का एक मैंने आपको उदाहरण बताया था। जो इसके पूर्व में आपने मेरे से प्रश्न पूछा, वह भी एक अम्लीय वर्षा का उदाहरण है। अम्लीय वर्षा जो इंडस्ट्री से कुछ गैसेस निकलती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आप लीजिए SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 जब किसी इंडस्ट्री से लिबरेट होती है और एटमॉस्फेयर में फैलती है, जब यह एटमॉस्फेयर में फैल करके ऊपर जाती है
तो यह जल की बूंदों के साथ प्रक्रिया करती है। तो मैंने आपको SO2 बताया, और इसको जब हम जल के साथ प्रतिक्रिया करेंगे तो यह जो कॉम्बिनेशन उत्पन्न करेगी वो होगी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। SO2 और वाटर मिलकर के क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और यह सल्फ्यूरिक अम्ल पृथ्वी पर वापस गिरता है, इसे ही हम एसिड रेन कहते हैं। तो जो मैंने आगरा के ताजमहल का आपको एक उदाहरण बताया था, उसमें इस एसिड रेन का ही पूरा योगदान। वायु प्रदूषण के साथ कुछ केमिकल का भी डिपोजिशन उसमें होता है। तो छात्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना और उम्मीद है कि ये आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।